एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ की इंडियन पॉलिटी की सीरीज। पिछले वीडियोस में अपन ने पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने देखा था जो पार्ट 5 है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स को डील करता है, जिसमें हमने सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब इसी में अपन आगे बात करेंगे जिसमें कि पार्लियामेंट भी कवर्ड होता है सारा का सारा यूनियन एग्जीक्यूटिव में, और 79 से लेकर 122 तक आर्टिकल ये कवर रहते हैं पार्लियामेंट के, जिसमें अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट कौन कौन सी बॉडीज इंक्लूड करती है हमारे संविधान के हिसाब से। तो ये बात अपन सब जानते हैं कि लोकसभा इंक्लूडेड है, राज्यसभा इंक्लूडेड है, लेकिन एक और जो जरूरी चीज है इंक्लूडेड है वो है बॉडी ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट में ही इंक्लूडेड रहते हैं। ऑफन अपन प्रेसिडेंट को इग्नोर कर लेते हैं, बट ये जरूर है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर वुड बी प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। समझना ये होगा कि प्रेसिडेंट क्यों पार्लियामेंट के मेंबर हैं, क्योंकि कोई भी बिल जब पास होता है, जब तक उसे प्रेसिडेंट एसेंट नहीं दे देते तो वो बिल एक्ट नहीं बनता है। बिल का एक्ट बनने के लिए एक सबसे ज्यादा जरूरी कंडीशन है कि प्रेसिडेंट भी एसेंट दे। इसी वजह से प्रेसिडेंट को भी पार्लियामेंट का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, याद कीजिए जब अपन शेड्यूल्स पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें अपन ने पहला शेड्यूल क्या पढ़ा था, यूनियन एंड स्टेट्स। शेड्यूल 2 में क्या पढ़ा था, बेसिकली जो भी ऑफिसर्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। तीसरे नंबर पर ओथ पढ़ा था। चौथे नंबर पे फोर्थ शेड्यूल में क्या बेसिकली पढ़ा था, कितनी स्टेट्स को सीट अलॉटेड है राज्यसभा में। तो राज्यसभा की सीट्स किसमें है, फोर्थ शेड्यूल में। यदि अपन देखें राज्यसभा की सीट कितनी है, तो टोटल सीट्स हैं 250 सीट्स। ये 250 सीट में 238 जो सीट्स हैं वो स्टेट्स को अलॉटेड हैं, और वहीं पे जो 12 सीट्स हैं ये जो हैं ये नॉमिनेटेड हैं। और कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट इसे नॉमिनेट करता है। बट आज की डेट में जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 200, मतलब टोटल जो सीट्स हैं 245 हैं, क्योंकि पीओके का जो पोर्शन है पाकिस्तान के पास है तो उसकी सीट्स माइनस हो जाती है। इस वजह से आप देखोगे लोकसभा में भी सीट्स टोटल 550 होती हैं, 545 उसमें ली गई हैं, और लोकसभा राज्यसभा में भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो ये वही 12 सीटों की बात कर रहा है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और क्यों अपॉइंट करते हैं वो आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया है। तो जब भी किसी स्पेशल लोगों के पास कोई स्पेशल स्किल्स होती है तो ये अपॉइंटमेंट दिया गया है, ताकि बेसिकली क्या होता है, तो लोअर हाउस रहता है यानी कि लोकसभा में डायरेक्ट चुनाव होता है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे पार्लियामेंट में अलग अलग स्पेशलाइज्ड लोग भी आए, और क्योंकि जो नॉर्मली जो ऐसे अलग डाइवर्स स्किल हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं, इस वजह से एक इनडायरेक्ट नॉमिनेटेड फॉर्म ऑफ सीट्स रिजर्व्ड है, ताकि हमारे पार्लियामेंट में डाइवर्स ग्रुप ऑफ माइंडसेट आए और पॉलिसी डिस्कशंस, लेजिस्लेचर डिस्कशंस का जो स्टैंडर्ड है वो उठे। इसी वजह से कुछ सीट्स नॉमिनेटेड हैं उन स्पेशल सेट ऑफ पीपल के लिए जो स्किल्ड है बहुत ज्यादा, बट वो इलेक्शन में नहीं लड़ सकते। तो वो कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड स्किल्स दिया गया है, जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। और इसी कैटेगरी में आप देखोगे जितने भी पॉलिटिशियंस हो, नॉन पॉलिटिशियंस जैसे कि प्लेयर्स हो गए, सचिन तेंदुलकर बीच में अपॉइंटेड थे, तो ये कैसे बनते हैं, इन्हीं नॉमिनेटेड सीट्स के कारण इन लोग एमपी बनते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट यदि अपन बात करें हाउ डू द स्टेट्स सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द राज्यसभा। अब दो बॉडी होती है, अपन को पता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और हम अपने अपने एरिया में, कंस्टिट्यूएंसी में एक एक लीडर को सेलेक्ट करते हैं, और वो लीडर जो है हमारे एमपी बन जाते हैं। बट राज्यसभा में हम लोग वोट नहीं करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन से सेलेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो भी स्टेट है, सपोज यूपी है, तो यूपी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोअर हाउस रहेगा, वो क्या करते हैं, ये सारे के सारे लोग वोट करते हैं, और इनके इलेक्शन से राज्यसभा के लोग सेलेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शन गलत, इलेक्शन बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान रखिएगा किसी स्टेट में यदि 2 हाउसेस हैं, यदि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो भी सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही वोट करती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि अपर हाउस वोट नहीं करता है राज्यसभा के इलेक्शन में। तो दिस इज द बेसिकली, और यहां पर जो राज्यसभा की जो सीट्स होती हैं
वो किस बेसिस में डिसाइड हुई है? पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा सीट। इसीलिए यूपी की मैक्सिमम सीट्स हैं 31 स्टेट्स, और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट जैसे कि त्रिपुरा, उनके सिर्फ एक ही मेंबर हैं। इनका इलेक्शन भी जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, उसी के तरीके से जैसा अपन ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए पढ़ा था, वैसा ही इनका भी इलेक्शन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए परमिसिबल? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 552 और 550 दोनों आंसर हो सकते हैं। अभी की डेट में सही आंसर देखेंगे तो 550 होगा, बट क्या होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टेट पीएससीज रहते हैं वो अपने पुराने क्वेश्चन बैंक्स को अपडेट नहीं करते हैं, तो पहले 552 था, अब 550 है। नॉर्मली यदि आप देखोगे यहां पर 2 सीट्स थी जो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व्ड थी लोकसभा में, बट एक रीसेंट अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत ये रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। तो उसी के तहत आप देखोगे जो मैक्सिमम सीट 2 सीट रिजर्व्ड रहती थी एंग्लो इंडियंस के लिए, वो कम हो जाएगी और 550 होनी चाहिए। तो दिस इज द आइडिया। इसमें 550 में 530 जो सीट्स हैं वो स्टेट्स के द्वारा भरी गई है, और 20 सीट्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज के द्वारा भरी जाएगी। 2 सीट जो अपन ने देखा एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व की गई थी, वो अभी के रिसेंटली 2020 में एक अमेंडमेंट हुआ था, उससे वो सीट खत्म हो गई थी। अब इसमें यदि आप देखोगे जो स्टेट्स का होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहां पर क्या होता है, हर कंस्टिट्यूएंसी से एक पर्सन अपने लीडर को सेलेक्ट करता है। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज के लिए हमारे संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया है कि कैसा इलेक्शन होगा। ये छोड़ दिया गया है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि यूनियन टेरिटरी से एमपीज जो सेलेक्ट होने हैं कैसे होंगे। तो कंसिक्वेंटली पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है, यूनियन टेरिटरी इलेक्शन एक्ट। उस एक्ट के तहत यूनियन टेरिटरी में भी डायरेक्ट इलेक्शन की बात करी गई है। इसीलिए आप देखोगे जो यूनियन टेरिटरीज विद 3 लेजिस्लेचर हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, उनमें भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिससे लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स उनके सेलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ब्रॉट एन एंड टू द रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन द इंडियन पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीसेंट अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा। तो वो है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब यदि आप देखोगे ये पास हुआ था 2020 से लागू हुआ था, 2019 में पास हुआ था। यदि आप देखोगे तो हमारे संविधान में क्या लिखा था कि जो रिजर्वेशन का क्लॉज है वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए लागू होगा। इसी वजह से 1950 से रिजर्वेशन शुड बी एक्सटेंडेड टिल 1960, बट हर साल 1 साल पहले यानी कि 9th ईयर क्या करते हैं, रिजर्वेशन के जो क्लॉज है एक्सटेंड कर दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए, और 10-10 साल बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे ही 1959 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल अमेंड किया गया, और उसके जरिए क्या हो गया, इस रिजर्वेशन को 1970 तक बढ़ा दिया गया। ऐसे ही 2019 में क्या हुआ, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो रिजर्वेशन का क्लॉज है जो खत्म होने वाला था 2020 में, उसे 2030 तक बढ़ा दिया गया। लेकिन इस बार क्या किया गया, एक चेंज लाया गया कि जो रिजर्वेशन एंग्लो इंडियंस को मिलता था, 2 सीट्स इन लोकसभा और 1 सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, वो क्लॉज खत्म कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियंस की सीट का रिजर्वेशन खत्म हो गया है इसके तहत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एलोकेटिंग लोकसभा सीट्स टू स्टेट्स प्रोपोर्शनली बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। अब इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। इसका आंसर होगा 6 मिलियन। समझाता हूं मैं अभी इसको क्या होता है ये। अब यदि आप देखोगे तो डेमोक्रेसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, हर पर्सन को एक वोट मिलना चाहिए और उस वोट की जो है एक ही वैल्यू होनी चाहिए। यही तो होता है डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल। यदि आप मान लो हर पर्सन को एक वोट मिल रहा है लेकिन उस वोट की वैल्यू अलग अलग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई हायर कैटेगरी ऑफ कास्ट है, कोई हायर कास्ट है, उसके वोट की वैल्यू को आप 5 कर रहे हो, और कोई लोअर SC ST कैटेगरी का है, उसके वोट की वैल्यू को आप 0.5 कर रहे हो, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो फिर से इनइक्वालिटी आ गई, भले ही सब वोट कर रहे हैं कि नहीं। तो कैसे यूटिलाइज किया जाए कि हर पर्सन को एक वोट मिले, ये तो हमारे यहां कैसे हो गया, ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ
यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो भी 18 साल से बढ़कर है उसे वोट करने के लिए राइट मिल चुकी है। ये एक लीगल राइट है जिसके तहत हर 18 से ऊपर का पर्सन वोट कर सकता है। बट हर वोट की एक वैल्यू कैसे होगी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मान लीजिए ये एक स्टेट है, तो ये स्टेट में मान लीजिए दिस इज स्टेट और दिस स्टेट ए एंड दिस स्टेट, इसमें मान लीजिए 1000 पॉपुलेशन है। तो 1000 पॉपुलेशन के तहत मान लीजिए यहां पर 10 एमपीज को सेलेक्ट किया जा रहा है। तो इस बेसिस पर क्या होगा कि एक एमपी कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि एक पर्सन की वैल्यू कितनी है वोट की? 1 पीपल के वोट की वैल्यू होगी 1/100। अब ऐसा ही कुछ यदि आप देखोगे तो टेरिटोरियल जो डिवाइड किया जाता है उसमें भी आप ऐसा ही निकाल सकते हो। जैसे कि एक एमपी को सेलेक्ट करने के लिए मान लो, तो लेट अस से, तो दिस आर द 10, बेसिकली ये स्टेट में 10 कंस्टिट्यूएंसी हैं। तो 10 कंस्टिट्यूएंसी हैं और टोटल कितने यहां पर थे? 10 एमपीस, 10 एमपीस और यहां पर 10 कंस्टिट्यूएंसी है। तो मान लेते हैं अपन यहां पर हर कंस्टिट्यूएंसी में लेट अस से 10 पीपल रहते हैं। तो क्या होगा? यानी कि एक जो इस टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी से सेलेक्ट हुआ है वहां पर एक एमपी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो पर्सन बोलेगा वही सेलेक्ट होगा। बट मान लीजिए यहां पर अलग अलग होता, जैसे कि 10 पर्सन की एक कंस्टिट्यूएंसी में 10 होता और दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में लेट अस से 100 लोग रहते, तो होता क्या? एक कंस्टिट्यूएंसी में 10 पर्सन जो रहेंगे एक एमपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में 100% या 100% एक एमपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो दोनों के वोट की वैल्यू है वो अलग अलग हो जाएगी। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जितना ज्यादा हद तक प्रैक्टिकेबल हो, क्या कहता है कि हर स्टेट की जो पॉपुलेशन है कंपेरेबली इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जो डिवीजन होगा उसमें स्टेट वाइज ऐसे डिवाइड करने चाहिए कि जो एक स्टेट में जो पर मिलियन पॉपुलेशन को एक एमपी रिप्रेजेंट करता है वो बराबर होनी चाहिए। यानी कि लेट अस से यूपी में एक एमपी लेट अस से 100 मिलियन पीपल को रिप्रेजेंट करता है, तो एमपी में भी यही क्राइटेरिया होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली वो 100 मिलियन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वरना हर वोट की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। और ऐसा ही टेरिटोरियल जो टेरिटरीज होंगी, जो कंस्टिट्यूएंसीज होंगी, उनमें भी यही किया जाता है कि विद इन स्टेट जो कंस्टिट्यूएंसी का डिवीजन होगा वो ऐसा होगा कि सारे के सारी कंस्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन लगभग बराबर होगी, ऐसा डिवीजन किया जाता है। इसी को कहा जाता है, इसी से इंश्योर किया जा सकता है कि हर पर्सन को एक ही वोट मिलेगा। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखा कि यदि 6 मिलियन यानी कि 60 लाख से कम पॉपुलेशन होगी तो प्रोपोर्शनल सिस्टम बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे संविधान में एक क्राइटेरिया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए आगे स्टार्ट होने के लिए 60 लाख पॉपुलेशन कम से कम स्टेट की होनी चाहिए, उसके बाद ये अपन प्रोपोर्शनैलिटी फिगर लगाएंगे, वरना बहुत ही कम हो जाएगा। वो डेसिमल में कैसे लाओगे भैया एमपीस को? So that is this. Now, what does the 42nd and the 84th Constitutional Amendment Act state about freezing the allocation of Lok Sabha seat? अब देखो हो क्या रहा था, जैसे जैसे स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो यदि स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बेसिकली अपन ने क्या देखा कि जो स्टेट ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है उसके नंबर ऑफ एमपीज बढ़ जाएंगे ताकि इक्वालिटी रहे 1 वोट स्टेट वाइज। इसी वजह से क्या हुआ, जो ज्यादा तेजी से स्टेट ग्रो कर रहे थे जैसे कि यूपी हो गए, बिहार हो गए, पॉपुलेशन के टर्म्स में इनकी जो सीट्स है लगातार बहुत तेजी से बढ़ जाएगी पार्लियामेंट में। और जो बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं पॉपुलेशन के टर्म्स में जैसे कि सदर्न स्टेट्स, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, ये इनको पनिशमेंट मिल रही थी। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें पनिश किया जा रहा है। इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एक्ट आए उन्होंने क्या किया कि ये जो सीट्स हैं जो स्टेट में डिवीजन होगी वो सीट्स को फ्रीज कर दिया गया। तो फ्रोज द एलोकेशन एट 1971 लेवल, जितना 1971 पर लेवल था उसी लेवल पर सीट्स को फ्रीज कर दिया गया और स्टेट के बीच में अब एलोकेशन नहीं होगा। और ये कहां तक किया था? शुरुआत में किया था 2001 तक इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
फिर नेक्स्ट आया 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने क्या कर दिया, इस 2001 को बढ़ाकर 2026 कर दिया। दैट इज द बेसिक आइडिया। तो अब 2026 तक जो इंटर स्टेट अलोकेशन सीट्स हैं, स्टेट्स में बदलाव आएगा, वो नहीं आएगा। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ 42nd एंड 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि डीलिमिटेशन की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, और डीलिमिटेशन जब होगा, 2021 का सेंसस अभी तक हुआ नहीं है, जब 2021 का सेंसस चुनाव के बाद होगा 2024 में, तो उसके बाद डीलिमिटेशन होगा, और डीलिमिटेशन में क्या होगा, ये सीट्स को फिर से डिवाइड किया जाएगा स्टेट्स और कंस्टिट्यूएंसीज के बेसिस पे। उस पर क्या होगा, फिर विवाद है कि क्या नॉर्दर्न स्टेट्स को ज्यादा सीट्स मिल जाएंगी और सदर्न स्टेट्स की सीट लोकसभा में कम हो जाएगी। ऐसा फिर से विवाद आप देखोगे न्यूज़पेपर में चलते रहता है। Which of the following best describes the first past the post system in लोक सभा? ये नाम का ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इन लोकसभा। आप ध्यान रखिएगा, सिंपल सी, यदि मैं आपको एक बात बताता हूं कि लेटस से एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, इस कंस्टिट्यूएंसी में चार लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और इन चारों लोगों में से कौन जीतेगा आपको बताना है। यहां पर ए को मिले 25% वोट, बी को मिले 15% वोट, सी को मिले 30%, लेट से 28% वोट, और सी को मिले 32% वोट। इफ दिस इज करेक्ट, दिस इज 40 एंड दिस इज 40 एंड 80, यस। सो लेट्स से दिस आर द स्टैटिस्टिक्स। अभी मैं फिगर में नहीं जा रहा हूं, तो कौन जीता। अब इसके हिसाब से क्या होगा, 32% वाला जो एमपी रहेगा वो जीत जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सेलेक्ट होने के लिए 50% से ज्यादा वोट शेयर प्राप्त करना है। जो भी कैंडिडेट्स में से सबसे ज्यादा सीट्स, सबसे ज्यादा वोट्स पाएगा वो जीत जाएगा, बिकॉज डी सबसे ज्यादा वोट शेयर पाया है, इसलिए वो जीत जाता है। तो व्हाट इज दिस, द कैंडिडेट्स एंडोर्स्ड बाय नेशनल पार्टी, गलत। द कैंडिडेट गेटिंग सपोर्ट ऑफ ओवर 50%, क्या 50% वोट चाहिए, नहीं। द कैंडिडेट गेटिंग मोर वोट्स देन एनी अदर कैंडिडेट्स इज डिक्लेयर्ड एज अ विनर। दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब इस सिस्टम में थोड़ी सी परेशानी है, क्यों आप देखिएगा, अब ये 2019 का इलेक्शन चार्ट है, इसमें यदि आप बीजेपी की सीट्स देखोगे और वोट्स देखोगे, तो बीजेपी ने 37% वोट शेयर प्राप्त किए थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन उन्होंने कितनी सीट जीती, तो सीट जीती 303, और इसमें यदि आप देखोगे तो 55% सीट जीती। और ये लोअर कैटेगरी के वजह से यदि आप देखोगे, तो फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखोगे कांग्रेस ने 19% वोट जीते, और सीट्स कितनी जीती, सिर्फ और सिर्फ 9.6%। तो इसमें नॉर्मली जो हायर एंड पर पार्टी रहती है उसको ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है। नॉर्मली, ऐसा जरूरी नहीं है, बट एडवांटेज हो जाता है। इसी सिस्टम को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रिंसिपल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के लोगों का टेन्योर क्या है, 6 इयर्स। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये लोकसभा की तरह 5 साल बाद डिसॉल्व नहीं होता है। परमानेंट हाउस होने की वजह से क्या होता है, 1/3 ऑफ द जो मेंबर्स हैं हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, और इसी वजह से हर 2 साल में राज्यसभा का इलेक्शन होते रहता है। तो 6 इयर्स टर्म्स, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, एनी नंबर ऑफ टाइम्स जो मेंबर्स हैं री इलेक्शन के लिए हो सकते हैं एलिजिबल। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर राज्यसभा एंड लोकसभा के एमपी बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायर्ड है 25 साल, और राज्यसभा के बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायर्ड है 30 इयर्स। ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 30 इयर्स एंड 25 इयर्स, राज्यसभा पहले बोला इसलिए 30 एंड 25। नाउ इसके अलावा एमपी बनने के लिए कुछ और कंडीशंस होती हैं, सिंपल सादी, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उन्हें एक ओथ लेनी पड़ेगी बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन, और उसके अलावा कोई और भी क्वालिफिकेशंस हैं जो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है। यदि कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस एंडोर्स कर देता है। इसी के तहत 1951 का रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट बनाया गया है, जिसमें बहुत सारी और कंडीशंस ऐड की गई हैं इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। किस कंडीशन से डिस्क्वालीफाई हो सकता है एमपी, यदि वो अनसाउंड माइंड यानी पागल डिक्लेयर कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, देखा है अपन ने, प्रॉब्लम हो गई, ये भी होगा।
अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी उसका दिवाला निकल जाए, यानी कि उसे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, तब भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यहां पर एक प्रिजम्पशन है कि यदि कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड है तो उसकी टेंडेंसी टू डू करप्शन वुड बी मोर, इसी वजह से इंसॉल्वेंट कंडीशन में भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके अलावा ये जो कंडीशंस हैं आप देख चुके हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और उसके अलावा सिटीजन ना हो या तो अपनी सिटीजनशिप को सरेंडर कर दे, किसी भी पार्लियामेंट के लॉ से डिस्क्वालीफाइड हैं, और इसी के तहत अपन ने जो क्वालिफिकेशन देखा उसी में डिस्क्वालिफिकेशन भी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 में इनकॉर्पोरेटेड है। बहुत सिंपल है कि यदि किसी ने इलेक्शन ऑफेंस करा हो, या अपने जो इलेक्शन ऑफेंस का जो बिल रहता है, इलेक्शन का जो बिल रहता है उसे टाइम पर सबमिट ना किया हो, यदि वो ग्रुप्स के बीच में एनमिटी या हेटरेट प्रमोट करना चाहे, या फिर बेसिक तरीके से जैसे वो कुछ क्राइम जैसे कि डाउरी सती से रिलेटेड में चार्ज कर दिया जाए, या 2 साल से ज्यादा पनिशमेंट मिल जाए, उसे इंप्रिजनमेंट मिल जाए, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये सब कहां दिया गया है? आरपीए में दिया हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साइमल्टेनियस मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेस। अब ध्यान रखिएगा, एक ही पर्सन लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता है। यदि वो सेलेक्ट होता है दोनों में एक साथ, तो उनसे दोनों में से लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। कितने दिन? 10 दिन का समय देता है, और 10 दिन के अंदर संविधान में यह लिखा गया है उसे या तो लोकसभा या तो राज्यसभा सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि नहीं सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट राज्यसभा की सीट वेकेंट मानी जाएगी। और यदि मान लो कोई राज्यसभा या लोकसभा का ऑलरेडी सिटिंग मेंबर है और वो फिर से इलेक्शन में भाग लेता है, तो क्या होगा? उसकी अर्लियर सीट खारिज हो जाएगी, और जिसमें भी वो मेंबर होंगे जो नए चुने गए हों उसमें ये मेंबर सेलेक्ट हो जाएंगे। दिस इज द बेसिक आइडिया। तो अ पर्सन कैन बी सिटिंग मेंबर इन बोथ द हाउसेस, गलत। अ पर्सन हैज टू रिजाइन फ्रॉम वन हाउस विद इन 14 डेज, गलत। 10 दिन के अंदर रिजाइन करना पड़ता है। द पर्सन गेट्स टू चूज विच हाउस ही वांट्स टू रिमेन अ मेंबर ऑफ, इफ नो इंटीमेशन गिवन हिज सीट इन द राज्यसभा बिकम्स वेकेंट। बिल्कुल सही बात है, यदि 10 दिन के अंदर नहीं बताया जाता है तो क्या होगा? फाइनली राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, टू हुम डू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सबमिट देयर रेजिग्नेशन। किसको सबमिट करेंगे? तो वो सबमिट करते हैं स्पीकर या चेयरमैन। यदि अपन लोकसभा के मेंबर की बात करें तो वो स्पीकर को सबमिट करेंगे, राज्यसभा का मेंबर अपने चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा रेजिग्नेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द सीट ऑफ अ मेंबर in the parliament be declared vacant due to absence। यहां पर absence की बात कर रहा है, तो absence में एक कंडीशन होती है, यदि 60 दिन तक कोई भी एमपी बिना स्पीकर या चेयरमैन की परमिशन लिए absent होता है, बिना उन्हें बताए, तो क्या किया जा सकता है? उनकी सीट को वेकेंट कर दिया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ चेयरमैन ऑन स्पीकर। इफ एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स फॉर 60 डेज विदाउट परमिशन। किससे परमिशन लेनी पड़ती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन या स्पीकर। अदर में क्या होगा? कैसे अदर इश्यूज में उनकी सीट्स वॉइड हो सकती है? यदि उनके इलेक्शन को ही वॉइड कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाए, यदि उन्हें हाउस से एक्सपेल कर दिया जाए, इसके अलावा यदि ये गवर्नर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे अपॉइंट हो जाए तो भी उनको खत्म किया जा सकता है। उसे ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के सामने होती है। सैलरी कैसे डिटरमाइन होती है? तो ये डिटरमाइन होती है पार्लियामेंट से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाउ इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। तो सेलेक्टेड बोल रहा है, तो स्पीकर ध्यान रखिएगा, एक होता है इलेक्शन और एक होता है नॉमिनेशन। दोनों में अंतर होता है। इलेक्शन में चुनाव होता है, नॉमिनेशन में सिलेक्शन होता है। तो जो स्पीकर का जो होता है इलेक्शन होता है, तो जितने भी मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं लोकसभा से, वो क्या करते हैं? उनमें में से वोटिंग होती है और उसमें में से एक स्पीकर सेलेक्ट हो जाता है। तो नॉर्मली आप देखोगे कि एक तरीके से एक कन्वेंशन बन गया है पिछले कुछ समय से कि जो स्पीकर है वो गवर्निंग पार्टी का, जो रूलिंग पार्टी है उस पार्टी का होता है, और जो डिप्टी स्पीकर है वो किस पार्टी से होता है? ऑपोजिशन से होता है। ये अभी के लिए वैलिड नहीं है क्योंकि प्रेजेंट में डिप्टी स्पीकर तब से 2019 से अभी तक चुनाव ही नहीं हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या होता है? इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उनकी मेजॉरिटी रहेगी, इसीलिए उनका जो मेंबर है आराम से स्पीकर बन सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, टू हुम डज द स्पीकर रिजाइन। यदि स्पीकर को रिजाइन करना होगा तो वो किसे करते हैं? डिप्टी स्पीकर को।
डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करना होगा तो वो किसे करते हैं, स्पीकर को रिजाइन करते हैं। सो किसे रिजाइन करेंगे, डिप्टी स्पीकर। अब यदि देखिए आप स्पीकर का टर्म देखेंगे तो स्पीकर नॉर्मली जो पूरा का पूरा जो टर्म ऑफ द हाउस रहता है, जितने समय भी हाउस लास्ट करेगा उस पूरे के पूरे टर्म में स्पीकर रहता है, सिवाय कुछ कंडीशन के जब उन्हें रिमूव किया जा सकता है। सबसे पहले यदि वो उस हाउस के मेंबर यानी लोकसभा के मेंबर नहीं रहे तो, नंबर 1। दूसरी चीज, यदि वो रिजाइन कर दिए, किसे रिजाइन करेंगे, डिप्टी स्पीकर को, या तो फिर एक रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल पास हो जाए लोकसभा में, तब भी उन्हें निकाला जा सकता है। अब यदि आप स्पीकर की बात करोगे तो स्पीकर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि जितने भी रूल्स मेंशन्ड है जो संविधान में फॉलो होने चाहिए लोकसभा में, वो उसका अल्टीमेट अथॉरिटी कौन डिसाइड करते हैं, स्पीकर डिसाइड करते हैं, और वो पूरा का पूरे रूल्स को फॉलो कराते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसीलिए उनकी इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें कोई मैनिपुलेट कर सकता है, कोर्सिव एक्शंस इनके अगेंस्ट ले सकता है। तो क्या क्या है, इन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कभी भी इन्हें निकाला जा सकता है। निकाला जाने के लिए स्पेसिफिक क्लॉज है, वो क्लॉज जब रिमूवल का प्रपोजल होगा तभी और तभी उन्हें निकाला जा सकता है, नॉर्मली नहीं निकाला जा सकता। इसके बाद इनकी सैलरी जो है फिक्स है, पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन है। इनकी जो रैंक है 7th रैंक है पूरे के पूरे स्टेटस में, और ये इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक एंजॉय करते हैं। इसके अलावा इनकी सारी जो सैलरी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है। इस फंड के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ये फंड का बेसिक मतलब क्या होता है, इस फंड में जो कोई भी सैलरी एडेड होती है, एक्सपेंस एडेड होता है, उनका पार्लियामेंट वोट नहीं करती है, यानी कि सीधा का सीधा पास हो जाती है और वो फंड एलोकेट हो जाता है। इसी वजह से स्पीकर को यह डरने की जरूरत नहीं है कहीं उनकी सैलरी रोकी ना दी जाए। और स्पीकर के पास एक कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट क्या होता है, यदि मान लो आप एक वोटिंग हो रही है किसी भी बिल या किसी भी प्रपोजल के लिए, तो ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस स्पीकर क्या करते हैं, वोट नहीं करते हैं। बट मान लो कि यदि टाई हो जाए तो फाइनली क्या होगा, स्पीकर के पास एक वोट आता है और वो फाइनल एक कास्टिंग वोट तब कास्ट करते हैं। जैसे स्पीकर है वैसे ही डिप्टी स्पीकर भी है। डिप्टी स्पीकर का भी क्या होता है, इलेक्शन होता है, और ये इलेक्शन कैसे होता है, वही लोकसभा के जो लोग रहते हैं उन्हें सेलेक्ट करते हैं। बिल्कुल वैसा ही प्रोविजन है, बट याद रखिएगा इनका जो चुनाव होता है स्पीकर के सेलेक्ट होने के बाद होता है। और इनका रोल क्या है, जब भी स्पीकर एब्सेंट होगा तो उनकी प्रोसीडिंग कौन डिसाइड कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर इनकी जगह आकर प्रोसीड करते हैं। और बाकी सारा का सारा काम नॉर्मल मेंबर की तरह है। इनका रोल तभी आता है जब स्पीकर एब्सेंट हो, किसी कारणवश से अपनी ड्यूटी लोकसभा में फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, हु प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। अब ध्यान रखिएगा, कभी भी सेशन होना है तो सेशन होने के लिए एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना जरूरी है। अब जैसे ही नया नया बॉडी कंस्टिट्यूट होगी, नया नया चुनाव जब हुआ रहेगा, पहली बार लोकसभा की बैठक होगी, तो अब कौन होगा, क्योंकि तुरंत ही अभी स्पीकर का चुनाव हुआ नहीं है, तो क्या किया जाता है, एक स्पीकर प्रो टेम अपॉइंट किया जाता है। ये कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और ये नॉर्मली वो पर्सन होते हैं जो पूरी की पूरे लोकसभा के ओल्डेस्ट मेंबर हैं, वो सेलेक्ट किए जाते हैं और प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करता है। इनका काम क्या है कि ये तब तक ऑफिस में प्रिसाइड करते हैं जब तक स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो जाता। जैसे ही स्पीकर का इलेक्शन हुआ, इनका काम खत्म हो जाता है, स्पीकर प्रिसाइड करने लग जाता है। नेक्स्ट, यदि अपन बात करें चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो अपन ने ऑलरेडी बात करी थी, वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, स्पीकर और दोनों में एक अंतर है। चेयरमैन के बीच में स्पीकर का क्या होता है, इलेक्शन होता है, यानी कि इनका जो इलेक्शन होता है लोकसभा के मेंबर्स में, यानी कि जो स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। लेकिन आप देखोगे चेयरमैन है, चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, यही दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। इनके पास जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। इसी वजह से जब आप देखोगे जॉइंट सेशन होता है, कभी भी आगे अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में, जब जॉइंट सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का, तो सबसे पहली बार स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। यदि किसी कारण से स्पीकर अवेलेबल नहीं होते हैं तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। कभी भी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, प्रिसाइड नहीं करते हैं जॉइंट सेशन में, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर ही नहीं हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, एज पर द रूल्स ऑफ लोकसभा हु इज डेजिग्नेटेड एज अ लीडर ऑफ द हाउस। ध्यान रखिएगा, लीडर ऑफ द हाउस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। ये लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। लोकसभा में नॉर्मली जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा का ही मेंबर होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यदि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर है तो उसे डेजिग्नेशन मिल जाता है लीडर ऑफ द हाउस का। बट यदि किसी पर्टिकुलर एरिया टेन्योर में, जैसे कि मनमोहन सिंह के टेन्योर में हुआ था कि वो राज्यसभा के मेंबर थे, तब कौन लीडर ऑफ लोकसभा बनेगा? जो भी प्राइम मिनिस्टर एक मंत्री को, एक मेंबर को उनके बिहाफ में डेजिग्नेट करते हैं। तो पीएम इफ ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट अपन, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। नेक्स्ट, हु इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस द्वारा डिसाइड की जाती है। इसमें क्या क्राइटेरिया है कि यदि 1/10 ऑफ द सीट अटेंड की जाती है किसी भी पार्टी के द्वारा, ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा, तो उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का टाइटल मिल जाएगा। तो यदि 550 है लोकसभा में तो उसकी 1/10 हो गई 55 और 250 की 1/10 हो गई 25। मिनिमम इतनी सीट्स यदि किसी भी पार्टी के पास है और वो लार्जेस्ट ऑपोजिशन है तो उसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का टाइटल मिल जाएगा। सो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/5, गलत। लीडर ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, सी वुड बी द राइट आंसर। तो दैट इज द बेसिक आइडिया। ध्यान रखिएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी बॉडीज के अपॉइंटमेंट में, फॉर एग्जांपल आप सीबीआई का अपॉइंटमेंट जब अपन देखेंगे तो उनके अपॉइंटमेंट में जहां पर एक पीएम रहता है, सीजेआई रहता है और तीसरा जो पर्सन रहता है पैनल में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहता है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और इसी वजह से रिकॉग्निशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको याद करना है मैच द फॉलोइंग। क्या क्या टर्म्स होते हैं और इनसे रिलेटेड अपन को मैच करना है। अब ये देखो, समनिंग। समनिंग मतलब कि जो सेशन होता है जब उसे बुलाया जाता है तो उसे बोलते हैं समन। या जैसे कि अपन बोलते हैं कोर्ट का समन आया है, तो कोर्ट क्या करता है, हमें यदि समन भेजा है तो हमें प्रेजेंट होना है। ऐसे ही समन मतलब होता है आपको बुलाया जा रहा है कि आप सेशन में प्रेजेंट हो। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है। किसे बुलाते हैं? एमपीज को। और जब पूरा का पूरा सेशन खत्म हो जाता है तो क्या होता है? वो होता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन में क्या होता है? बोल दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि भैया पूरा का पूरा सेशन खत्म हो गया है, अब आप अपने अपने घर जाओ। इसे बोला जाता है प्रोरोगेशन। जब पूरा सेशन खत्म हो जाता है, सारा का सारा जो बिल्स और जितना भी कामकाज डिसाइड किया गया था वो खत्म हो जाता है। बट दो और टर्म्स हैं, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई। अब ये क्या होता है? एडजर्नमेंट मतलब कि उस पर्टिकुलर समय की या उस दिन की या पर्टिकुलर अभी के लिए क्या बोला गया कि अभी के लिए अपन ब्रेक लेते हैं, नेक्स्ट अपन रेज्यूम करेंगे, कल परसों कभी भी रेज्यूम करेंगे। तो ये होता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट कौन डिसाइड करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यानी कि लोकसभा में कौन करेगा? स्पीकर करेगा। राज्यसभा में कौन करेगा? चेयरमैन करेगा। और यदि अपन एडजर्नमेंट साइन डाई की बात करें तो यहां पर होता है कि अपन इनडेफिनेटली सेशन को रोक रहे हैं किसी कारणवश। नॉर्मली होता क्या है, सबसे पहले जो स्पीकर या चेयरमैन रहते हैं एडजर्नमेंट साइन डाइन करते हैं, यानी कि इनडेफिनेटली टर्मिनेट कर देते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट आके इस सेशन को खत्म कर देते हैं बाय प्रोरोगेशन। ये चार टर्म्स हैं, ध्यान रखिएगा। इनिशिएट करना और बंद करने को बोलते हैं समन और प्रोरोगेशन, ये दोनों प्रेसिडेंट करते हैं। इसके अलावा एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई है, ये कौन करते हैं? इनको करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। So next, select the correct statements. In India, Parliament has 4 sessions in a year. बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ नॉर्मली कितने सेशन होते हैं? 3 सेशंस। बजट सेशन इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बिल्कुल गलत है। कोई भी सेशन जो नॉर्मल होता है कभी भी जो है राज्यसभा के चेयरमैन से प्रिसाइड नहीं होता है। ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस द पार्लियामेंट। नहीं, यहां पर बजट सेशन में जो है प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं और पहला हाउस जब भी पहली बार पूरा जब सेशन डिसॉल्व होके फिर से आता है तो जो पहली बार मीटिंग होती है उसमें भी प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। तो ये भी गलत है। आंसर कौन सा हुआ? तीनों के तीनों गलत हैं। अब ध्यान रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह नहीं लिखा गया है कि 3 सेशन होने चाहिए पार्लियामेंट के। बस एक कंडीशन लिखी गई है कि जो 2 सेशन होंगे उसके बीच में मैक्सिमम गैप जो होनी चाहिए 6 महीने की होनी चाहिए।
इस कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से साल में कम से कम 2 सेशन करना मैंडेटरी है, लेकिन बाय कन्वेंशन हमारे यहां 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। नॉर्मली जो विंटर सेशन होता है ये सबसे छोटा सेशन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज नॉट ट्रू। गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। डिसोल्यूशन क्या होता है? जब लोकसभा को खत्म कर दिया जाए, यानी कि जैसे अपन ने देखा था कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन। जब लोकसभा का टर्म ही खत्म हो जाए तो क्या हो सकता है, यदि जो पूरा का पूरा जो टर्म है वो खत्म हो जाए 5 इयर्स, या तो क्या हो जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया जाए और वो पास हो जाए, तो भी हो सकता है। तो देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑटोमेटिकली हैपेंस एट द एंड ऑफ द टर्म ऑफ 5 इयर्स, बिल्कुल सही बात है। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रेसिडेंट के विश पे नहीं, जब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक नोटिफिकेशन से इस लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे। व्हेन द लोकसभा dissolves all the pending business in the house and its committees lapses, ये बात भी सही है, ध्यान रखिएगा, जो भी बिल पेंडिंग रहेंगे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और जब नई सरकार बनेगी वो फिर से उन्हें इंट्रोड्यूस करेगी। डिसोल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट्स द राज्यसभा, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा अपन ने देखा क्या है, एक परमानेंट हाउस है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, उसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। सो नॉट करेक्ट पूछा है, आंसर होगा डी। What is the quorum requirement for the लोक सभा एंड द राज्यसभा? कोरम क्या होता है, कितने मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए ताकि जो हाउस है वो कंटिन्यू कर सके और बैठक बनाई कंटिन्यू किया जा सके, इसे बोला जाता है कोरम। कोरम कौन डिसाइड करता है? जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, यानी कि स्पीकर या चेयरमैन रहेगा, वो डिसाइड करेगा कि कोरम है कि नहीं, और यदि कोरम नहीं है तो वो क्या करेंगे, मीटिंग को एडजर्न कर देंगे। क्या कोरम है? कोरम होता है 1/10, यानी कि 550 में से 1/10 कर दो तो 55 और 25 मेंबर्स रिक्वायर्ड होंगे कोरम के लिए लोकसभा और राज्यसभा में। कोरम इज अ fixed number requiring at least 55 members in the Lok Sabha and 25 members in the Rajya Sabha. टोटल स्ट्रेंथ की 1/10 प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी और तभी सेशन कंडक्ट होगा। तो दिस इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। नहीं होगा तो क्या करा जाएगा, एडजर्न किया जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, विच लैंग्वेजेस हैव बीन डिक्लेयर्ड फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन पार्लियामेंट? कौन सी लैंग्वेजेस पार्लियामेंट में डिक्लेयर की गई है कि वो इससे बिजनेस करें? तो दिस इज योर टास्क, इसे आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। इससे अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर से रिज्यूम करेंगे कि क्या है इसका आंसर, एंड विल स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक चलेगा क्योंकि ये एक बेसिक पूरा का पूरा हमारा जो वर्किंग है समझाता है पार्लियामेंट और उनके अदर ऑर्गन्स के। So that's all for this video. Thank you and have a great day.